आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। नागरिकता कानून और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर विरोध की जो जमीन तैयार हो चुकी है, उस पर अब बदजुबानी की ऐसी जंग शुरू हो चुकी जिसका कोई और अंत नहीं नजर आ रहा। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नागरिकता कानून पर जहर उगला। उनके निशाने पर सीए के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी थे। ओवैसी के जहरीले भाषण के बाद बीजेपी के नेताओं ने पलटवार शुरू किया और फिर एक नया घमासान तेज हो गया। अगर आप गोली मारना चाहते हैं, मारिए, खुशी से मारिए, मगर हम ये वतन छोड़कर नहीं जाएंगे। वो जूते खाएंगे और कागज दिखाएंगे, दिखाने ही पड़ेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहीन बाग मामले पर सुनवाई करते हुए ये कह दिया है कि प्रदर्शन के अधिकार का इस्तेमाल आम लोगों को परेशान करके नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विरोध के लिए आम रास्ते को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने शाहीन बाग मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की बेंच के इस फरमान के बीच सीएए के विरोध और समर्थन में तकरार के सुर अब इस कदर मुखर हो चुके हैं कि कुछ नेताओं ने सभी हदें पार कर दी। देश को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी राजनीति चक्कर में, धर्म के आधार पर जो राजनीति वो करना चाहते हैं। आपको सीने पे गोली खाने वाली जैसे डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। आपको आपके दिमागी संतुलन ठीक करने के लिए दवा की गोली तो खानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के तुमकुर में एक सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने न तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा और न ही एक सांसद होने की गरिमा का। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर ओवैसी ने सरकार पर जुबानी जहर उगला। अगर बीजेपी की हुकूमत और लोगों को गोली मारना चाहती है तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, तुम अगर ये समझते हो कि हम गद्दार हैं तो मारो गोली हमको। हम अगर आप ये समझते हैं कि हम गद्दार हैं, कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को खत्म कर दो, आईपीसी को खत्म कर दो। तुमको अगर गोली मारना है ना तो बताओ किस मुकाम पर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को आना पड़ेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ ओवैसी के जहर बुझे तीर यही नहीं रुके। उन्होंने मरने मारने की बात भी कही और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से भी परहेज नहीं किया। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे तो भारत में रहेंगे, मरेंगे भी तो भारत में मरेंगे। और अगर मरना अल्लाह ने लिख चुका है कि मेरी मौत एक संघी के गोली से होनी है तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। मगर जब तक जिंदा रहेंगे मोदी, अमित शाह तुमसे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों के विरोध में ओवैसी ने अपने बयानों से ऐसी आग लगाई कि आंच सीधे बीजेपी खेमे तक जा पहुंची। बीजेपी की तरफ से ओवैसी को जवाब देने का मोर्चा संभाला बीजेपी का फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने। उन्होंने भी ओवैसी को जवाब देने में न तो भाषा का ख्याल रखा और न ही मर्यादाओं की सीमा का। मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूं कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। जूते खा के भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा और जो कागज सरकार मांगेगी, जो शासन मांगेगा, वो देना ही पड़ेगा। दरअसल सीएए अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे लेकर विरोध की आग ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। जगह जगह नागरिकता कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो सरकार इस मुद्दे पर एक भी कदम पीछे हटना चाहती है और न ही प्रदर्शनकारियों की आवाज थम रही है। यही वजह है कि नागरिकता कानून और एनआरसी जैसे मुद्दों पर ओवैसी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि
कि अगर इस कानून के विरोध की लड़ाई को जारी नहीं रखा गया तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज ये लड़ाई में हम नाकाम हो जाएंगे तो याद रखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मंच और माइक देखकर ओवैसी पहले भी मर्यादाएं तोड़ते रहे हैं और इस बार भी वो यही कर रहे थे। उन्होंने पहले तो हिंदू राष्ट्र का डर दिखाया और फिर लोगों को नागरिकता कानून पर सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की भी बात कही। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर लोगों से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील तक कर डाली। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में एक मर्द मुजाहिद कहलाएगा। अपने भड़काऊ बयानों की बदौलत सुर्खियां बटोरने वाले अज़दुद्दीन ओवैसी ने जिन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जुबानी हमले किए उन पर बीजेपी ने चुन चुन कर पलटवार किया। कुछ लोगों की दिक्कत क्या हुई है कि जब तक सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी को एक दो अपशब्द न कह लें, एक दो जो है वो गलत सलत बातें न कह लें, उनका हाजमा ठीक नहीं होता। तो उनको लगता है कि ये उनके लिए एक हाजमे की दवा हो गई है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी इस तरह के जो अपशब्द हैं उनका हाजमा तो हो सकता है कि दुरुस्त कर रहे हों, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। जिस तरह के बयान देते हैं विवादित, वो या उनके भाई, मुझे लगता है ऐसे बयान तक देते हैं कि जो देश के विपरीत नहीं, देश के हितों पे कुठाराघात न करते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रद्रोह इन्हीं के तो सगे भाई हैं जिन्होंने कह दिया कि अगर 1 घंटे पुलिस हट जाए और हम मुसलमानों को इजाज़त दे दी जाए, वो उसी तरह की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। ओवैसी साहब का बयान जो है ये पूरी तौर से आपराधिक बयान है और इसका संदर्भ देखा जाए तो एक तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया है और संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। कहीं ना कहीं अपने तुच्छ राजनीति के कारण ओवैसी साहब अपनी मिटते पहचान को देखते हुए ऐसे बयान देकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अपने बयानों के जरिए ओवैसी खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करना चाहते हैं, जिसे वो अपना वोट बैंक मानते हैं। इन बयानों से ओवैसी का वोट बैंक कितना मजबूत हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन बयानों से उन्हें सुर्खियां जरूर मिल जाती हैं और यही अब उनकी पहचान बन चुकी है। लेकिन जनता शायद अब ये समझ चुकी है कि ओवैसी के बयानों का मकसद खुद को चर्चा में बनाए रखने से ज्यादा कुछ नहीं। इधर यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश में बुर्के पर पाबंदी लगाने की मांग की और इस मांग को उठाने में वो मर्यादाओं की सारी सीमा लांघ गए। इसके बाद उनके बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई। तो बुर्का एक चोर चकोरों को एक आड़ मिल जाती है, बदमाशों को आड़ मिल जाती है, आतंकवादियों को आड़ मिल जाती है। उस आड़ को खत्म करने के लिए बुर्का यहाँ पर भारत में बैन होना चाहिए। हमें इसमें किसी की राय की जरूरत नहीं है कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। अगर घूंघट बैन हो जाए तो कभी बैन कर लेना। मैंने कोई विवाद नहीं कहा, मैंने ईमानदारी से बात कही है, हकीकत कही है। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा रखने वाले रघुराज सिंह। इनकी पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर है, लेकिन योगी सरकार में श्रम और नियोजन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री महोदय की जुबान आग उगलती है। एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ बोलते बोलते रघुराज सिंह कुछ ऐसा बोल गए जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। जी हां, रघुराज सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बुर्के पर बैन लगा दिया जाए। सही सुना आपने, बुर्के पर बैन की मांग। आपको भी कहूंगा देश की सरकार से, क्योंकि बुर्का पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुर्का के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में, इसलिए पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। खैर, मंत्री महोदय की जुबान यही विराम लगा देती तो गनीमत थी, लेकिन अलीगढ़ में अपने चंद समर्थकों के बीच वो इस कदर जोश में आ गए कि भाषाई मर्यादा ही भूल बैठे। बुर्के को लेकर कहानी सुनाने के साथ उन्होंने एक संप्रदाय विशेष को दैत्यों का वंशज बता दिया। बुर्का का सिस्टम जो निकला
वो अरब देश से निकला है, क्योंकि कान और नाक उनके जब लक्ष्मण जी ने काटे तो उन्होंने बुर्खा धारण करके, ताकि उनका चेहरा छुपा रहे, इसलिए ये बुर्खा पहनते हैं ये लोग, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। दैत्यों के वंशज ही बुर्खा पहन सकते हैं, आम आदमी बुर्खा नहीं पहनेगा। वैसे मंत्री महोदय का ये बयान यूं ही नहीं आया था, बल्कि इस बयान की उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लिहाजा उम्मीद थी कि शायद वो अपने बयान पर सफाई देंगे, लेकिन रघुराज सिंह कहां मानने वाले थे। वो ना सिर्फ अपने बयान पर कायम रहे, बल्कि बुर्के पर क्यों पाबंदी लगाई जाए ये भी समझाने लगे। मैंने बुर्के की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। जैसे श्रीलंका में बंद है, चाइना में बंद है, जापान में बंद है, अमेरिका में बंद है, ऐसे तमाम कंट्री हैं। विश्व के 207 कंट्रियों के नाम मैं आपको गिनाऊंगा, जिसमें केवल मुस्लिम कंट्री छोड़ के बाकी सब कंट्रियों में लगभग बैन है। इसलिए भारत में भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये बुर्का समाप्त करना पड़ेगा, ऐसी मेरी भारत सरकार से मांग है। लगना चाहिए। रघुराज सिंह का ये बयान मुस्लिम महिलाओं को भी रास नहीं आया। लखनऊ की महिलाओं ने रघुराज सिंह को अपने ही शब्दों में जवाब दिया। उनकी मानसिकता खराब है और हमें लगता है कि वह इस तरह के जितने मंत्री हैं उनकी बहुत गंदी मानसिकता जो कि उभर के सामने आ रही है। जब बुर्के से इनका काम नहीं चला, बुर्का पहनाकर गुंजा को भेजा था शाहीन बाग में भेजा था, और जब बुर्के से काम नहीं चला तब अब एक बुर्के पर अपनी मानसिकता का सबूत दे रहे हैं। बुर्का मैं नहीं उतारूंगी, इसलिए कभी हम बाहर नहीं निकलती थी, आज हमको निकलना पड़ा है। आतंकवादी हम लोगों को कहते हैं, आतंकवादी यही होते हैं। रघुराज सिंह के विवादास्पद बयान की आंच दिल्ली के शाहीन बाग तक भी पहुंच गई। मुस्लिम महिलाओं ने इस मामले में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, हमें मालूम है कि उनकी मंशा जो है वो यही है। बीजेपी की जो राजनीति है वो इन्हीं सबको लेकर है। वो हिंदू मुस्लिम कराएंगे, किसी के पहनने पर, किसी के खाने पर बातें करेंगे, तो उनकी राजनीति तो ऐसी है। बीजेपी के सारे मंत्री तो ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अगर हर बयान पे उन पे अगर हम लोग ध्यान देते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तक बुर्के का सवाल है, तो बुर्के से तो फ़ायदा ज़्यादातर है बीजेपी के ही लोग, क्या कहते हैं, बीजेपी के मंत्री या उनके एजेंट या RSS के एजेंट ही फ़ायदा उठाते। अभी कुछ दिन पहले ही गुंजा कपूर आई हैं, वो कौन थी? वो मुस्लिम तो थी नहीं, वो तो नॉन। बुर्के पर बवाल बढ़ने लगा तो बीजेपी नेताओं को भी डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा। किसी ने रघुराज सिंह को ऐसे बयान न देने की नसीहत दी, तो किसी ने उनके बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया। मैं इसके सहमत नहीं हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर हम लोग सब सेकुलर भावों के साथ रहते हैं। हम लोग साथ खाते पीते हैं, सारे मित्र मेरे, सारे हीरो मुसलमान जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, वो कितने ऐसा मैं ऐसा नहीं समझता। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया हमको नहीं पता। मैं इस बयान के पक्ष में। इस तरह के बयान से हम सबको बचना चाहिए। ये बयान ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में और प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर सरकार हम चलाते हैं। कौन क्या पहने और क्या क्या खाए, इसमें सरकार और पार्टी नहीं आती है। तो ये अपना निजी मामला होता है, और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रकार के बयानबाजी से लोगों को, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने आप को संयम रखना चाहिए। बुर्के पर आग लगाने वाले बयान देने वाले रघुराज सिंह ने विरोधियों को भी मुखर होने का मौका दे दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस एक बयान का सिरा पकड़कर पूरी बीजेपी को ही लपेट लिया। कोई यहाँ बुर्का पहन के रहता है, कोई घूंघट काट के रहता है। अपने अपने तरीके से लोग यहाँ रहते हैं। तो इसको आप दरोगा हो गए हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रघुराज सिंह हो या कोई और हो, ये सबकी मानसिकता एक है। आज बुर्के पे बैन लगाने की कर रहे हैं, कल को सिखों के पगड़ी पे बैन लगाने की बात करेंगे, किसी को तिलक लगाने से बैन करेंगे। रघुराज सिंह के बयान ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी खासा नाराज कर दिया। मांग उठने लगी कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री महोदय को तुरंत बर्खास्त किया जाए और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मंत्री रघुराज सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस तरीके की बयानबाजी मुस्तकिल बार बार आना हम समझते हैं और भी ज़्यादा अफसोसनाक है।
और जिन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया है उनको चाहिए कि अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे। इस तरीके की घटिया और छोटी मानसिकता रखने वाले जो कभी लिबास पर हमला करते हैं, कभी ज़ात पर हमला करते हैं, कभी मजहब को निशाना बनाते हैं, ये वही लोग हैं कि जो अपनी छोटी और ओछी सियासत के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि रघुराज सिंह को तुरंत बर्खास्त करके पार्टी से बाहर करें, क्योंकि इन जैसे बड़बोले नेताओं के चक्कर में अल्पसंख्यक समाज और भाजपा के अंदर जो खाई है और बढ़ती जा रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री रघुराज सिंह ने इस तरह का कोई विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले भी मंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने वालों को जिंदा दफन कर देने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक अपनी सियासत को चमकाने के लिए शुचिता के दावे करने वाले नेता देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकते रहेंगे, वो भी तब जब देश की सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है।